नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे गुरुवार की रात जूना अखाड़ा की पेशवाई के दौरान भीड़ को देखकर एक हाथी अचानक से बिदक गया। तस्वीरें आपके सामने बिदकते हुए हाथी की। हाथी से लोग डर गए, हड़कंप का माहौल बन गया, भागम भाग हो गई। गनीमत यहां पर यह रही कि समय रहते महावत ने हाथी को काबू कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश से खबर लेते हैं, जहां पर एम्स रोड पर आज सुबह बेखौफ घूमता हुआ हाथी नजर आया है। सड़क पर घूमते हुए हाथी हरिद्वार रोड पर पहुंच गया और यहां के डिग्री कॉलेज में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम हवाई फायर कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ती हुई नजर आई। फायर करना पड़ेगा, फायर के बिना नहीं जाएगा ये, बिना फायर के नहीं जाएगा ये, वो तोड़ेगा दीवार। यहाँ आपको ये भी बताएं कि हरिद्वार के हरिपुर कला में घनी आबादी के बीच में आज सुबह अचानक से एक हाथी पहुंच जाता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। सूचना मिलने पर वन कर्मियों ने उसे सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया। हाथी को देखकर लोग उसके पीछे वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। हाथी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया। उधर ही से आया तो दोबारा जा रहा फिर। तो आज उत्तराखंड के कई इलाकों में हाथियों की इस तरह की चहलकदमी देखी गई। अब बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में बात करते हैं देहरादून की, जहां पर क्रॉस रोड मॉल के पास नैनीज बेकरी में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से लाखों का सामान हालांकि जलकर राख हो चुका है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की तस्वीरें आपके सामने हैं देहरादून से। ये नैनीज बेकरी शॉप है जिसके अंदर आग लगी है। क्रॉस रोड मॉल के पास आग लगी। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके के रानीपुर झाल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। इस हादसे के वक्त कार में सवार थे 5 लोग, जिनमें से एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन 4 लोग जो गाड़ी के अंदर थे उनकी जान चली गई है। मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार जटवाला पुल के पास अपना बैलेंस खोती है। कार में 40 साल के गुलशेर बाहर निकलकर कूदकर अपनी जान बचाते हैं और पूरे घटना की जानकारी देते हैं। सूचना पर पहुंची हुई मौके पर पुलिस कार को क्रेन के जरिए बाहर निकलवा चुकी है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें जल पुलिस को बुलाया गया, इसमें बोट भी बुलाई गई और बाकी भी यहाँ पे कार्रवाई की गई। तो उसको गाड़ी को अब निकाल लिया गया है। उसमें से 4 को हॉस्पिटल भेजा गया है और एक व्यक्ति है जो उसमें निकला है, जो बच गए हैं, जिसके द्वारा ये सूचना दी गई थी। बढ़ते हैं आगे। नैनीताल के बेताल घाट में अमेल समेत कई स्थानों पर जंगल दिन रात जल रहे हैं, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जंगलों में लगी हुई आग से सिर्फ वन संपदा ही नुकसान नहीं झेलती है, बल्कि अन्य जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण पर ही खासा असर होता है। आने के साथ ही पहाड़ में कुछ इस तरह से वन जलने लगे हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बेताल घाट वाला इलाका है। नैनीताल वन रेंज का ये कोसी रेंज है और इस तरह देख सकते हैं कि पूरे जो इलाका है वहाँ पर इस तरह से पूरी आग लगी हुई है और लगातार ये आग तेज़ी से फैल रही है पूरे इलाके में। चाहे वो वन्य जीव हों या फिर वन संपदा हो, कुछ इस तरह से जलकर राख हो रही है। आमेल वाला जो इलाका है वहाँ पर इस तरह से आग लगी हुई है और जो बेताल घाट का ऊपरी इलाका है वहाँ पे भी इसी तरीके से पूरे आग के नज़ारे देखे जा सकते हैं। हालांकि जो वन विभाग है या वन निगम है वो अभी तक कोई प्रयास नहीं कर सका है, लेकिन जिस तरह से आग की घटनाओं में तेज़ी आई है, हालांकि प्रशासन भी इस बात को कहता रहा है कि इस बार आग की जो घटनाएँ हैं उनमें तेज़ी आएगी, लेकिन बावजूद इसके कोई भी वन कर्मचारी, चाहे वो वन विभाग से जुड़ा हुआ हो, वो कोई भी इन मौक़ों तक नहीं पहुँच रहा है। और जो
वन संपदा है कुछ इसी तरीके से राख हो रही है। हालांकि इस बार जो आग की घटनाएं हैं उनमें तेजी आने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर चाहे सरकार हो चाहे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने डायरेक्शन जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो आग पर काबू पाएं या तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करें। बावजूद इसके जंगल जो हैं वो अभी भी लगातार धधक रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बेताल घाट, नैनीताल। अब बात करते हैं गैरसैंण बजट सत्र की, जिसका आज 5वां दिन है। आज विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए 3 बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही बजट पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में कृषि विकास से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे और वहीं बजट को लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बीच आपको यह बता देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण से मास्टर स्ट्रोक मारा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के नाम पर एक बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण के बाद सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण के नाम से राज्य में नई कमिश्नरी की घोषणा कर दी है। गैरसैंण नाम से ये राज्य की 3री कमिश्नरी होगी। इस नई गैरसैंण कमिश्नरी में गढ़वाल और कुमाऊं के 2-2 जिले शामिल होंगे। गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों को शामिल किया जाएगा, तो वहीं कुमाऊं के अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जाने वाला है। यही नहीं, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ऐलान ये भी कर दिया है 1 महीने में टेंडर जारी किए जाएंगे। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब राज्य में किस तरह का बदलाव होने वाला है। बताएं आपको, नई कमिश्नरी जो बनेगी गैरसैंण की, वो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिले ये शामिल होने वाले हैं। अगर कुमाऊं कमिश्नरी में नजर डालें, जो जिले बचे हैं वो नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, जबकि गढ़वाल कमिश्नरी में अब देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी जिले शामिल होंगे। तो गैरसैंण को एक बार फिर से तोहफा मिला और गैरसैंण को सीधे कमिश्नरी बना दिया गया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने 1 साल पूरा हो गया, लेकिन 20 साल बाद भी राज्य की स्थायी राजधानी कब तय होगी, ये सवाल बरकरार है। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी घोषित किया, जबकि साल 2000 से देहरादून शहर अस्थायी राजधानी का रोल निभा रहा है। लेकिन 20 साल में 8 मुख्यमंत्री बीजेपी और कांग्रेस ये तय नहीं कर पाए कि परमानेंट राजधानी है कहां। अगर हम राज्यों का कंपैरिजन करते हैं, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, जिन राज्यों का हमारे साथ में गठन सन 2000 में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में तो पिछले कई वर्षों से वहां पर रायपुर उनकी राजधानी है और वहां पर एक नई राजधानी का भी जो है निर्माण किया जा रहा है। तो इस किस्म से एक परमानेंट पहचान, एक आइडेंटिटी उत्तराखंड के लिए उसकी राजधानी के माध्यम से ये होना बहुत जरूरी है। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में राजधानी पहले दिन से राजनीति का मुद्दा रहा है और यही वजह रही कि 21 साल में कोई एक शहर परमानेंट राजधानी नहीं बन पाया। इसका सीधा असर राज्य की पहचान और डेवलपमेंट पर पड़ा। कि परमानेंट कैपिटल होने से हमारी अनेक इंडस्ट्रियां और राज्य का विकास, चहुमुखी विकास होगा। अब मान लीजिए परमानेंट कैपिटल अगर आज हमारी गैरसैंण में बनती है तो वहाँ होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री और रियल इस्टेट और जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सब का डेवलपमेंट होगा। और परमानेंट कैपिटल ना होने की वजह से, स्थायी राजधानी ना होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हैं। भारत सरकार से परमानेंट कैपिटल के लिए जब शुरुआती दौर में राज्य बना था, बहुत सारा पैसा आया था, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाए, तय नहीं कर पाए, वो नुकसान हो गया। और आज की डेट में भी हम जब इसको परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कैपिटल डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है इसका। साफ है कि फिलहाल देवभूमि का काम 2 राजधानियों से चल रहा है और 20 साल बाद भी स्थायी राजधानी के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। और अब बीजेपी और कांग्रेस में होड़ इस बात की है कि परमानेंट कैपिटल तय करने का क्रेडिट विपक्षी पार्टी को न मिले। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत अब ये शातिर ठग वीकेंड पर आपके खातों पर हाथ साफ करने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। साइबर ठगी का नया तरीका, वीकेंड पर करते हैं वारदात, आम आदमी की रकम पर करते हैं हाथ साफ। पुलिस के सामने 48 घंटे की चुनौती। जी हां, साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका इजाद किया है। अब ये लोग शनिवार और रविवार को ही अपना शिकार तलाशते हैं और अब यही वीकेंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया है।
क्योंकि वीकेंड पर आमतौर पर बैंक बंद रहते हैं, जिससे अपराधियों को रकम साफ करने में ज्यादा वक्त मिल जाता है। आप जरा जान लीजिए कि ये साइबर क्राइम दरअसल होता कैसे है। तो ये अपराधी सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं, खुद को बैंक अधिकारी बताकर QR कोड भेजते हैं और लॉटरी में पैसे जीतने के नाम पर ठगी करते हैं। जनरली ये देखने में आया कि सैटरडे लेट नाइट और संडे में बैंक्स वगैरह चूँकि मंडे को फिर खुलते हैं, तो उनके द्वारा ये अपराध करने के बाद चूँकि जो पीड़ित है वो मंडे को ही अपने जाके जानकारी कर पाता है कि उसका पैसा कटा है तो क्यों कटा है। जब तक उसे जानकारी मिलती है तो 1 से 1.5 दिन इसमें निकल गए जाते हैं और इसमें अपराधियों को पैसे को विड्रॉ करने का टाइम मिल जाता है। साइबर पुलिस के लिए भी इस तरह की ठगी के मामले चुनौती साबित हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक पोर्टल बना रही है, जिससे पुलिस, बैंक, मोबाइल कंपनियां सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी और साइबर ठगों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साइबर ठगी से बचने के लिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत होती है। जब भी इस तरह का कोई कॉल आए तो फोन पर जानकारी न साझा करें, कस्टमर केयर नंबरों पर भरोसा कतई न करें, ATM कार्ड की जानकारी साझा न करें और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सावधान रहें। जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार चल ही रहा है और जो हमारी KYC है, इन सब चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। तो और काफ़ी सारे हमारे MHA के माध्यम से जो हमारे पोर्टल बन रहे हैं जिसमें ये सब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे, चाहे उसमें बैंक हो, चाहे वो नोडल हमारे कंपनियों के, मोबाइल कंपनियों के हों, या जो भी हमारे वॉलेट्स को देखते हैं, सभी लोग एक पोर्टल के अंदर आ जाएंगे और तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो जाएगा। तो अब शनिवार और रविवार के दिन में आप ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि जरा से सावधानी हटते ही आपके साथ भी ये दुर्घटना घट सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी से खबर, जहां पर कई गांव के किसानों ने जिला उद्यान अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि उनसे आलू के बीज के पैसे लिए गए और जब किसानों ने खेत तैयार करके बोने के लिए बीज के लिए गए तो अदरक के बीज अधिकारियों की तरफ से उनको दिए गए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आलू बीज कम होने की वजह से किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करा पाए। पहले आलू बीज, जैसे हम फलपट्टी में भी गए थे कि आलू बीज के लिए पैसा इकट्ठा किया और जब किसान ने फसल वो तैयार कर दिया, खेत तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद बीज के लिए जब संपर्क करते हैं उद्यान विभाग से तो ये कह दिया जाता है कि अब बीज नहीं मिलेगा और आप चाहे अदरक ले जाएं। टिहरी गढ़वाल को 450 कुंटल आलू बीज कुफरी ज्योति का अलॉटमेंट किया था आलू उत्पादक संघ मदकोट मुंशियारी से। उसमें से केवल 200 कुंटल बीज हमारे ज़िले को मिल पाया, जिसमें से 50 कुंटल मरोड़ा, 50 कुंटल भवान, 50 कुंटल थतूर, 50 कुंटल घनसाली दिया गया। अन्य किसानों को बीज नहीं दिया जा सका क्योंकि 250 कुंटल आलू 60 सप्लाई हुई, प्रदेश से मिल नहीं पाया। एक किसान का गुस्सा आपको दिखाते हैं। दरअसल रुड़की के सोहलपुर गांव में एक किसान ने कई बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान का यहां पर आरोप है, किसान का कहना है कि फसलों के उचित दाम उसे नहीं मिल रहे हैं, परेशान है बेहद, गन्ने का बकाया भुगतान भी नहीं मिला है। किसानों ने कृषि कानूनों का भी विरोध किया है। उत्तरकाशी के सीमांत इलाके गोविंद वन्य जीव विहार में देवदार के हरे पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारी यहां पर कागजी खाना पूर्ति करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। आपको बताते हैं, टिहरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स जल्द ही पुलिस के साथ जुड़कर अपना मित्र के तौर पर योगदान दे सकते हैं। साहसिक अकादमी कोटी में पर्यटन विभाग के द्वारा स्टूडेंट्स को 10 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें लैंड, एरो और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। SSP का कहना है कि यदि ये स्टूडेंट्स आपदा राहत कार्यों में मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए इस बात के लिए अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तौर पे उन बच्चों को पुलिस के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपनी इच्छुकता जताई है और भविष्य में यदि वो बच्चे हमारे साथ जुड़ के आपदा राहत कार्यों में अपना योगदान देना चाहें तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है और माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है उनके काम आएगी। अब आपको बताते हैं, नैनीताल शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है। शहर का रंग रूप बदलने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। शहर के बाजारों का भी पहाड़ी शैली में निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही स्कूल और यातायात प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को पहाड़ की संस्कृति के दर्शन होंगे। म्यूनिसिपैलिटी का जो सब्जी मार्केट है और रजा क्लब के आसपास का जितना भी प्रांगण है उसको एक हेरिटेज लुक देते हुए रेस्टोरेशन की जो बात हो रही है
यहाँ आपको बताएं, सीएम की घोषणा में शामिल चंपावत के चाय बागान को लेकर अब प्रशासन पर्यटन हब बनाने की तैयारी में जुट गया है। चाय बागानों के पर्यटक दीदार कर सकें, इसके लिए प्रशासन सेल्फी पॉइंट के साथ फेसिंग निर्माण कराएगा, जिसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। की घोषणा संख्या 542 में शासन द्वारा 105.50 लाख रिलीज हुआ है, तो कार्यदायी संस्था जल्दी ही इस पर काम करने जा रही है ताकि वहां पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले। हम लोगों ने वहां पे पाथवे, फेंसिंग, सेल्फी पॉइंट, कैफेटेरिया और पूरा हमने एक पूरा प्लान बना के भेजा था शासन को, तो वो अभी वहां से स्वीकृत हो गया है। अब यहाँ बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुचारू कराने में बडकोट प्रशासन अभी से जुट गया है। यात्रा काल से पहले प्रशासन ने बडकोट बाजार क्षेत्र में लगने वाले जैम को खत्म करने के लिए 3 नई पार्किंग बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसमें फॉरेस्ट और राजस्व क्षेत्र के भाग को नगर पालिका को लीज पर दिया जाएगा।